मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.1 जीवन का झरना, जिनके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही पाठ से के प्रश्नों को हल किए हैं। आज हम हल करने वाले हैं पाठ से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न पहले के साथ। उपर्युक्त कविता मन में आशा का संचार करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे परिवेश की बहुत सी घटनाएं हमारे मन में इसी प्रकार के भावों को जगाती हैं। उनका संकलन कर उन पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा झरना के बारे में हम सबको जानते हैं कि झरना क्या होती है, निरंतर जो है वो प्रवाहशील है और आगे हमेशा क्या करते रहती है, बढ़ते रहती है। तो यह जो है वो झरना जीवन में गतिशीलता की क्या देती है, प्रेरणा देती है। साथ ही कविता हमारे मन में कर्मशीलता के भाव जागृत करती है। अगर हम अपने परिवेश में देखें तो हमारे परिवेश में पर्वत जो है वो अटलता का प्रतीक है, वायु निरंतरता का प्रतीक है, साथ ही समुद्र जो है वो गंभीरता के भाव मन में उत्पन्न करती है। प्रश्न दूसरा, इस कविता में निर्झर, यौवन आदि प्रतीकों के द्वारा सदैव गतिशील रहने का संदेश दिया है। कविता में उन प्रतीकों का चुनाव कीजिए जो इसके विपरीत भाव प्रकट करते हैं। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख दी हूँ ब्लैक बोर्ड में। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगा मानव दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। ये जो पंक्तियां हैं वह जो है वो कविता के विपरीत भाव क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तीसरा, सुख और दुख के मनोभावों से बंधा हुआ जीवन आगे बढ़ता है। हमारे परिवेश में इन भावों की अनुभूति हमें होती है। ये भाव हमारे व्यक्तित्व के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, अपने विचारों को तर्क सहित रखिए। तो कवि के अनुसार से जीवन के दो किनारे सुख और दुख होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं और हम उन दो किनारों के बीच में बहती हुई जलधारा के समान गतिशील रहते हैं। ये भाव हमारे व्यक्तित्व के विकास को गहरा प्रभाव डालते हैं और झरना जिस प्रकार से गतिशील रहता है उसी प्रकार से हमें गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। चौथा, कविता में यह साफ झलकता है कि झरना पहाड़ के भीतर अंदर से फूटकर विभिन्न बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। मानव जीवन भी ऐसा ही होता है या इससे अलग अपने विचार तर्क सहित रखिए। तो आप इसमें अपने विचार को रख सकते हैं और यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो बोर्ड परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मैं उत्तर को इसलिए लिख दी, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रही इसलिए। मानव जीवन में भी जन्म से अंत तक अनेक बाधाएं आती हैं। कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी जीवन सीधा सपाट चलता है। जीवन में बचपन, यौवन, वृद्धावस्था ये पड़ाव भी आते हैं। जो जीवन में पिछली बातों को भूलता है वही आगे बढ़ सकता है। जो कल का विचार न करके कार्यरत रहता है वही सफलता को प्राप्त करता है। संघर्ष जीवन की प्रेरणा है, यही कर्मठता की निशानी है। अब देख लेते हैं भाषा के बारे में पहला प्रश्न क्या है। तो भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, निर्झर, गिरि, तीर, अंचल आदि शब्द कविता में प्रयुक्त हुए हैं जो मूलतः संस्कृत भाषा से सीधे प्रयोग में आए गए हैं। पाठ में आए इस प्रकार के कुछ और शब्दों को ढूंढकर उनसे वाक्य बनाइए। वैसे अगर हिंदी में जो मूलतः संस्कृत भाषा से सीधे प्रयोग में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तत्सम शब्दों की जो पहचान करनी है जो हमारे पाठ की कविता में दी गई थी। तो हमारे पास जो पाठ की कविता में दी गई थी तत्सम शब्द थे, उनमें था वन, मानव, यौवन, इसके बाद है दुर्दिन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कविता में तत्सम शब्दों के रूप में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो दूसरा, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। कविता में इन पंक्तियों में निर्झर का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के उपकरणों में मानवीय चेतना का आरोपण मानवीकरण की पहचान है। जैसे निर्झर में गति, यौवन, उसका आगे बढ़ना, मस्ती में गाना। हिंदी साहित्य में इसे एक अलंकार माना गया है। मानवीकरण अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण अन्य कविताओं से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें पूरी तरीके से जो मानवीकरण अलंकार का परिभाषा भी दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रकृति के उपकरणों में मानवीय चेतना का आरोपण
मानवीकरण अलंकार की पहचान है। तो यहाँ पर प्राकृतिक उपकरणों में मानवीय चेतना का आरोपण क्या हो जाएगा, आपका मानवीकरण अलंकार की परिभाषा हो जाएगी। साथ यहाँ पर जो दिया हुआ है, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है, यह क्या हो जाएगा, मानवीकरण का उदाहरण हो जाएगा। साथ ही प्रश्न में हमको ये बोला गया है कि जो अन्य कविता से, जो इस पाठ में जो कविता है उसे अन्य कविता से हमको ढूंढ करके क्या लिखना है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर जो है वो सुमित्रानंदन पंत की कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस का एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दीप सुमन खाट, और रोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको ही लिख सकते हैं, अन्यथा जो है वो हमने पहले पाठ में पढ़ा था चंद्रगहना से लौटती बेर में, जिनके कवि केदारनाथ अग्रवाल है, उनकी कविताएं भी क्या है, मानवीकरण अलंकार की कविता है। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, इसके उत्तर में इसको लिख सकते हैं। भाषा के बारे में अंतिम प्रश्न है, कविता में आए शब्द यौवन, मदमाता, कूल, किनारा, जीवन, गिरी, पर्वत, भूतल, गति, करुणा, मस्ती, मानव, झरना, पछताना, अंचल, बहना आदि से एक कविता बनाई। वैसे तो इस तरीके से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके व्यक्तित्व विकास के तहत आपको में कवि का गुण विकसित करने के लिए जो इस प्रकार का प्रश्न बनाया गया है। तो चलिए कविता देख लेते हैं, जिनमें जो जितने भी शब्द दिए गए हैं वो क्या है, यहाँ पर आया हुआ है। मानव के जीवन में यौवन का झरने की गति से बहना, करुणा से कर कल किनारा, मदमाती मस्ती में चलना, अंचल के गिरी पर्वत को भूतल पर लाने की लिए कामना, रोड़ों को ऐसे दूर भगाना जिससे प्रकृति को रहे पछताना। आप बहुत ही सुंदर कविता जो है वो इन शब्दों को लेकर के अपने विचार से क्या कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर कविता का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है वो पाठ 6.1 जीवन का झरना, जिनके कवि थे आरसी प्रसाद सिंह, उनके संपूर्ण पाठ के प्रश्नों को हमने पद्यांश के अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पाठ से के प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न, साथ ही जो है भाषा के बारे में प्रश्नों को क्या कर लिया, हमने जो है वो हल कर लिया। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा होती होगी या समझ में नहीं आता होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। तो आज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।